हाय गाइस, मैं हूं द गोस्ट गेमर और आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं 2019 की वॉर मूवी का सीक्वल वॉर 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। मूवी के प्रोमोस काफ़ी प्रॉमिसिंग थे और इस मूवी की फ्रेंचाइज से लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी थी। बट उन उम्मीदों का क्या होता है वो हम इस मूवी के रिव्यू में देखेंगे। तब तक चलिए मूवी की कहानी कैसे शेप करती है ये देखते हैं। वॉर 2 की स्टोरी 2024 में यानी वॉर 1 की स्टोरी लाइन से 5 साल बाद शुरू होती है। कर्नल लूथरा कबीर को कैली कार्टेल के नाम से क्राइम सिंडिकेट को बेनकाब कर उन्हें खत्म करने का जिम्मा सौंपते हैं। इस मिशन के लिए कबीर को कार्टेल का ट्रस्ट जीतने के लिए कर्नल लूथरा को ही मारना पड़ता है। लूथरा को मार के कार्टेल कबीर पे ट्रस्ट कर लेता है और उसे उनके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव गौतम गुलाटी से मिलवाते हैं। यहाँ इंडिया में लूथरा की मौत के बाद काफी नए चेंजेस और चेहरे देखने मिलते हैं। विक्रांत कौल, जिनका किरदार अनिल कपूर ने प्ले किया है, वो लूथरा को रॉ चीफ के तौर पर रिप्लेस करते हैं। स्टोरी में और दो कैरेक्टर्स ऐड होते हैं, वो है कर्नल लूथरा की बेटी विंग कमांडर काव्या लूथरा और मेजर विक्रम चलापति, जिनका किरदार प्ले किया है कियारा अडवाणी और साउथ इंडियन सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने। स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। कबीर अपनी बेटी को मिलने स्पेन जाते हैं, जहां उन्हें विक्रम और काव्या अटैक करते हैं। एक हाई स्पीड चेस के बाद कबीर और रूही बच के भाग जाते हैं, पर कबीर को यह समझ आता है कि विक्रम उन्हीं की तरह एक ईमानदार सिपाही है। कबीर रूही को खालिद के घर पर छोड़ देते हैं और यमन में आईसिस कैंप चले जाते हैं। यहाँ उनको गुलाटी डिफेंस मिनिस्टर सारंग की फैमिली को एलिमिनेट करने के लिए कहते हैं। कबीर विक्रम से सारंग की फैमिली को बचाने के लिए मदद मांगता है। यहाँ आता है पहला ट्विस्ट, क्योंकि विक्रम सिर्फ काली कार्टेल का मेंबर ही नहीं बल्कि कबीर के बचपन का दोस्त भी निकलते हैं, जिसे सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो फेस्ट है। एक फ्लैशबैक में उनकी बचपन की बैक स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें विक्रम या रघु उन्हें ऐसे लगता है कि कबीर ने उन्हें और उनकी दोस्ती को धोखा दिया है। वर्तमान में विक्रम गुलाटी को मार के सारा इल्जाम कबीर के सर डाल देते हैं, जो फिर काव्या के पास मदद मांगने पहुंचते हैं। यहाँ हमें और एक फ्लैशबैक देखने मिलता है, जिससे ये जाहिर होता है कि काव्या कबीर से प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है। बट सैडली थिंग्स डोंट वर्क आउट इन द पास्ट। अब काव्या डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करके विक्रम के प्लान के बारे में बता देती है। बट इन अनदर ट्विस्ट, डिफेंस मिनिस्टर सारंग भी कैली कार्टेल का हिस्सा निकलते हैं। कबीर विक्रम का प्लान स्पॉइल करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को मार देते हैं और विक्रम को घायल कर देते हैं। कैली कार्टेल विक्रम को 24 घंटे का टाइम देती है, या तो वो कबीर को खत्म कर दे या कार्टेल विक्रम को खत्म कर देंगी। पहली मूवी की तरह ही क्लाइमैक्स में दोनों हीरो आपस में लड़ते हैं। यहाँ दोनों ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, पर कबीर विक्रम को कन्विंस कर लेते हैं कैली कार्टेल की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करने के लिए। एंड में 9 महीनों बाद वो कैली कार्टेल का खात्मा कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस मूवी से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, जो मुझे भी थी, बट सैडली मेरे लिए मूवी ऑलमोस्ट हर टेस्ट में फेल हो जाती है। अगर आप स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं तो सिंपल स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है राइटर्स ने, प्रॉबली उनके स्टार कोशंट के लिए, जिस वजह से स्टोरी का गोल क्या है यही समझ नहीं आता है। डायरेक्शन में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मूवी टू द सेकंड। दैट इज़ बिकॉज फर्स्ट मूवी डायरेक्ट की थी सिद्धार्थ आनंद ने और ये मूवी डायरेक्ट की है अयान मुखर्जी ने। नेचुरली क्रिएटिव डिफरेंसेस मूवी की फाइनेंशियल सक्सेस में भी दिखता है। मूवी के वीएफएक्स और पोस्ट शूट एडिट्स भी मूवी को संभाल नहीं पाए हैं। मूवी ने फिजिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। हर कोई एयरप्लेन को मुंबई लोकल ट्रेन के दरवाजे की तरह यूज कर लेता है। कभी ऋतिक कभी वरुण बड़ोला को प्लेन के दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है, पर एयरप्लेन में डिकम्प्रेशन जरा भी नहीं होता है। इनफैक्ट एक सीन में तो जूनियर एनटीआर ऋतिक को प्लेन के दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं और झुककर गिरते हुए ऋतिक को भी देखते हैं। एक दूसरे सीन में जूनियर एनटीआर ब्रिज से एक चलती ट्रेन पर कूदते हैं, बट उनकी लैंडिंग टोटली स्टेबल है। ओह बाय द वे, इस ट्रेन की छत पर ऋतिक कार चला रहे हैं। बेसिकली एक्शन सीक्वेंस जितने अच्छे दिखने चाहिए उतने अच्छे दिखते हैं नहीं, और उनका कोई सेंस भी नहीं बनता है। मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स जो है वो मार्वल और डीसी मूवी से इंस्पायर्ड लगते हैं। इस मूवी से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में साउथ इंडियन हीरोज का फेल होने का ट्रेंड जारी रखा है। ऋतिक अपने स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं मूवी में, बल्कि वो कुछ सीन्स में अपने ही मुकाबले ओवरवेट दिखते हैं। दोनों के डांसिंग स्किल्स की अगर बात करें तो ऋतिक बाय माइल्स काफी अच्छे डांसर हैं, जबकि एनटीआर के डांसिंग काफी मैकेनिकल लगती है। मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मिसिंग है।
अगर आप कियारा आडवाणी और अनिल कपूर के कैरेक्टर को निकाल भी दे तो भी स्टोरी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टॉप 3 परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मेरे लिए नंबर 3 पे है ऋतिक रोशन, जिनसे ये एक्सपेक्ट करना बेर मिनिमम है। नंबर 2 पे है मेरे लिए है रेशमा बॉम्बे वाला, जो कुछ सेकंड्स के लिए ऋतिक के साथ स्क्रीन शेयर करती है बट फिर भी काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। और नंबर 1 पे मेरे लिए है हार्टी सिंह, जो एनटीआर के बचपन का रोल करते हैं और उन्होंने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की है, जो देखने में मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। अगर मुझे इस मूवी को रेट करना है तो मैं इस मूवी को सिर्फ 10 में से 4 मार्क दूंगा। ओनली बिकॉज जो मूवी बनाने वाले हैं उन लोगों ने ऋतिक रोशन को ये मूवी करने के लिए कन्विंस कर लिया और साथ में एक हैवी स्टार कास्ट भी असेंबल कर लिया। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगा और आपको आगे वाईआरएफ स्पाई वर्स से क्या उम्मीदें हैं। मैं हूं द कोस्ट गेमर, मिलते हैं हम अगले हफ्ते और एक नए रिव्यू में।